हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचएट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो भी रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये जो कक्षाएं हैं वो टीजीटी हिंदी के लिए और पीजीटी हिंदी के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एचटेट देने वाले सभी परीक्षार्थी जो है वो इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की जो कविता है वो क्या है, उमा शंकर जोशी की कविता है छोटा मेरा खेत। ठीक है, ये जो कविता है उसको आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप जो हैं इनके जीवन के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, इनका जन्म कब हुआ? सन 1911 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। आपको ये देखना होगा कि 1911 ईस्वी में ही शमशेर बहादुर सिंह का भी जन्म हुआ था। 1911 ईस्वी में ही अज्ञे का भी जन्म हुआ था। ठीक है, प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं इनकी? विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा। ये क्या है? इनकी एकांकियां हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। कोई भी इनमें से आपके पेपर में आ सकती है, पूछा जा सकता है। सापना भारा शहीद क्या है? इनकी कहानी है। एक तो क्या है सापना भारा, एक क्या है शहीद। ठीक है, क्या है? कहानी विधा है इनकी। श्रावणी मेणो, श्रावणी मेणो क्या है? श्रावणी मेणो, विसामो, ये क्या है? ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, पार का जन्या, पार का जन्या जो है इनका निबंध है। ठीक है, और गोष्ठी, उघाड़ बाड़ी, क्लांत कवि, महारा सोनेट, स्वपन प्रयाण, इसका इन्होंने क्या किया है? संपादन किया है। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया और निधन कब हुआ? सन 1988 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका बन सकता है, ये सारी बातें आपको याद करनी होंगी। देखिए, ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बड़ों तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। कि आजकल का जो माहौल हो गया है उस तरीके से उस पर व्यंग्य करते हुए जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं? यहाँ देखिए, तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से। यहाँ बड़े जो हैं वो उस संदर्भ में नहीं है कि मेरा कोई बड़ा भाई या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। यहाँ बड़ा जो है वो अमीर लोगों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है कि जो अमीर हैं वो क्या है? बड़ों की अल्पता से, चाहे वो उनके खजाने जो हैं वो पैसों से, संपत्ति से भरे हुए हैं, लेकिन उनके दिल जो हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। किंतु जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, वो क्या है? पैसों की कमी होते हुए भी उसके पास वो क्या है? वो दिल का बड़ा है और वो जो है वो चीज जो है वो मन को प्रसन्न करती है। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का बहुत गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है। देखिए, ये पंक्ति आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है? कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और भावभूति के उत्तर राम चरित को देकर के, यहाँ जैसे गुजराती है तो इसको हिंदी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको बांग्ला लिखा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि असंगत बताइए इनमें से कौन सा है? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इन्होंने कौन सी भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया था क्योंकि गुजरात के थे। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा। इन्होंने गुजराती कविता को किससे जोड़ा?
प्रकृति से जुड़ा आम जिंदगी के अनुभव से जो कविता है उसको परिचित करवाया और नई शैली इन्होंने दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादी कवियों में इनका जो है वो प्रमुख स्थान है। जोशी जी कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी लिखते थे, जैसे कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, निबंध भी लिखा, हम देख चुके हैं ऊपर। खासकर साहित्य की आलोचना बड़ी अच्छी करते थे। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में ये बेजोड़ माने जाते हैं, यानी इनके मुकाबले में कोई नहीं था। उमा शंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में है जिनका भारत की आजादी की लड़ाई से बहुत गहरा संबंध रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान वो कहाँ गए हैं? जेल में भी गए हैं। यहाँ इनकी कविता का क्या नाम है? छोटा मेरा खेत। ठीक है, ये कविता देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए छोटा मेरा खेत कविता किसकी है? तो वो किसकी है? उमा शंकर जोशी की है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की गई है। इसमें कागज का पन्ना है जिस पर रचना जो है वो शब्दबद्ध होती है। यहाँ पर जो कवि है इन्होंने क्या है, कागज के पन्ने को अपना खेत मान लिया है और खेत के अंदर जिस प्रकार बीज जो है वो कहीं से भी उड़ करके आ जाता है और जब उसे उचित जो है वो पानी मिलता है, उचित वायु मिलती है, उचित रसायन मिलता है, तो वो वही बीज जो है वो अंकुर के रूप में फूट पड़ता है और एक समय ऐसा आता है कि वो पेड़ के रूप में बहुत बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर रसीले फल लगते हैं, एक अमृत धारा उन फलों से फूटती है जो कभी न समाप्त होने वाली होती है। लोग उसको लूटते रहते हैं, वो दोबारा से जो है वो फूट पड़ती है। तो वही बात जो है यहाँ पर कवि ने कही है अपनी कविता के लिए। वो क्या, उनको कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को किसकी तरह लगता है? एक चकोर खेत की तरह लगता है, क्योंकि कागज का पन्ना भी कैसा होता है? आयताकार या चकोर होता है। उसी प्रकार जो लेखक है उसको अपना जो कागज का पन्ना किसकी तरह लगता है? खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। देखेंगे हम कि किस प्रकार से कवि ने जो है वो खेत की तुलना और कविता रचने में किस प्रकार जो है वो रूपक बांधा है, किस प्रकार साम्यता स्थापित की है। विचार यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं जो है वो विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं, अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण कर लेती है जो कृषि कर्म के हिसाब से लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई, यानी कि साहित्य जो है उत्तम साहित्य क्या होता है? कालजयी होता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी आज भी जो है वो उसी आनंद से पढ़ी जा रही है। रामचरितमानस का कहीं पर भी जो है वो लोगों के अंदर उसके प्रति जो श्रद्धा भावना है वो कहीं भी खत्म नहीं हुई है। तो उत्तम जो काव्य है वो क्या होता है? कालजयी होता है। असंख्य पाठकों द्वारा वो असंख्य पढ़ा जाता है, लेकिन उसकी जो रोचकता है, उसका जो आनंद है, उसका जो रोमांच है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य से प्राप्त होने वाला जो रस है, जो आनंद है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। बगुलों के पंख कविता जो है एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है कि जो सौंदर्य के ब्यौरे हैं उनको आप क्या कर दीजिए, उनका चित्रात्मक वर्णन कर दीजिए और उस पर आपके मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, उसके प्रभाव का वर्णन कर दीजिए। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की है युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। यानी कि कविता जो है यदि बिंब प्रधान होगी, यदि जो लेखक है वो अपने भावों के साथ पाठक को जोड़ सकेगा, तो वो जो रचना है वो क्या करेगी? पाठक के मन पर पूरी तरह से प्रभाव डालेगी।
जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है और उनको देखते ही रहना चाहता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है का मतलब क्या है, जैसे उसको देखते ही रहो कि कवि और सब सब कुछ भूल कर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुबीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन दोनों कविताओं का गुजराती से मूल रूप से, चाहे छोटा मेरा खेत है, चाहे बगुलों के पंख हैं, ये दोनों ही कविताएं किसमें लिखी गई हैं? गुजराती में लिखी गई हैं। और गुजराती से इनका रूपांतरण किसने किया है? रघुबीर चौधरी ने किया है और भोला भाई पटेल ने किया है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जो है वो नोट कर लेंगे कि जो उमा शंकर जोशी की यहाँ जो रूपांतरित कविताएं हैं, इनका रूपांतरण किसने किया है? किसने किया है? रघुबीर चौधरी ने किया है और भोला भाई पटेल ने किया है। ठीक है, आगे देखिए, इस कविता की व्याख्या कर लेते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। यहाँ पर जो कवि है वो अपने पन्ने की तुलना किससे कर रहा है? खेत से कर रहा है। वो कह रहा है कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कि मेरा जो काव्य रूपी खेत का पन्ना है, जो काव्य जिस पर मैं कविता लिख रहा हूं, वो पन्ना किसके समान है? उस खेत के समान है। और उसके अंदर क्या है? कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कि जिस प्रकार खेत के अंदर आंधी के माध्यम से उड़ कर के कोई बीज जो है वो खेत में अनायास ही आकर के गिर जाता है और वो वहां पर अपने आप ही जो है वो क्या हो जाता है? रोपित हो जाता है। इसी प्रकार से जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि कहीं कोई भावा व्यक्ति ऐसा जो है वो अंधड़, अंधड़ किसको कह रहे हैं? कि कवि के मन के अंदर कभी कोई घटना जो है वो ऐसी आती है मन के अंदर कि वो अंधड़ बनकर के भावों के माध्यम से व्यक्त होना चाहती है। ठीक है, और जो कुछ भी उसने देखा है वो उसको कविता के माध्यम से जो है वो ढालना चाहता है। वो कविता रूपी बीज के रूप में जो है उसके मन के अंदर स्थापित हो जाता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। कि जिस प्रकार यदि कोई बीज जो है वो धरती के अंदर जो है वो रोपित हो गया, किंतु केवल रोपित होने भर से ही जो है वो पेड़ नहीं बनेगा। उसको क्या चाहिए? उसके लिए अनुकूल जलवायु चाहिए, जो है दवाई पानी रसायन इत्यादि भी चाहिए। ठीक है, तभी वो जो पेड़ है वो क्या हो, वो बीज क्या हो जाएगा? पेड़ के रूप में पल्लवित होगा। वो अंकुर उसके अंदर फूटने लगेंगे और वो क्या हो जाएगा? पल्लव पुष्पों से, यानी कि उसके ऊपर पत्ते लगेंगे, उसके ऊपर फूल लगेंगे और विशेष उसको कोई नाम भी दिया जाएगा कि ये आम का पेड़ है। क्योंकि जब तक वो बीज है, जब तक उसके अंदर केवल छोटा सा वो धरती से थोड़ा सा बाहर निकला है, तब तक नहीं पता होता कि ये किस चीज का पेड़ है। लेकिन जब उसके ऊपर फल लग जाते हैं, जब उसके ऊपर फूल लग जाते हैं, तो उसका एक नाम होता है कि ये जामुन का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये चीकू का पेड़ है, ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है, ये चमेली का फूल है। इस तरह से उसका कोई विशेष नाम भी हो जाता है। तो यहाँ इस बात को वो कविता से किस प्रकार से मिला रहे हैं, देखिए वो क्या कहता है। जो कवि है वो कहते हैं कि ठीक है, कभी कोई भावा व्यक्ति मतलब कभी कोई भाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि मन के अंदर उसने विशेष रूप से जो है वो प्रभाव डाला, किंतु जब वो भाव रूपी बीज जो है वो मन के अंदर पड़ा हुआ है तो उसका कोई महत्व नहीं है। जब वो कल्पना के माध्यम से एक कविता के रूप में जब वो फूटता है, यानी कि जब वो बाहर निकल करके आता है और उसके ऊपर हम जो है वो भाव जो है बिंब प्रतिबिंब अलंकार आदि जो है उस नवीन भावाभिव्यक्तियों के माध्यम से, नवीन शिल्पों के माध्यम से क्या करते हैं? उसको अभिव्यक्ति देते हैं। तो क्या है? पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष,
तो वो कविता भी जो है वो कैसी हो जाती है, एक पेड़ के समान जो है वो पल्लवित हो जाती है, पुष्पित हो जाती है, यानी वो कविता भी बहुत सुंदर बन जाती है। उसका अपना एक अस्तित्व जो है वो समाज के अंदर बनता है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। कि झूमने लगे फल, कि जो पेड़ अभी जो पल्लवित पुष्पित जिसके ऊपर फूल अभी आए थे, वो फूल जो है किसमें बदल गए, फल में बदल गए। और जो है क्या हुआ कि अमृत धाराएं, रस अलौकिक, और उन फूल जो फल हैं उनसे बहुत ही अलौकिक रस, अमृत धारा उसमें से निकलती है। रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा नहीं कम होती। कि वो जो अ, बीज है वो एक क्षण में ही जो है वो रोपा गया, यानी कि उसके लिए कोई मेहनत नहीं की गई। केवल एक अंधड़ आया, वो उठा करके बीज को लाया, धरती के अंदर वो अनायास ही रोपित हो गया। और जब उसे अनुकूल जलवायु मिली, रसायन इत्यादि का छिड़काव उसके ऊपर किया गया, तो वो अंकुर फूटा। अंकुर फूटने के पश्चात वो क्या बन गया, एक पेड़ बन गया। पेड़ बना तो उसके अंदर फल फूल आए, उसके पश्चात उसमें फल लगे। तो वो फल क्या थे, अलौकिक आनंद प्रदान करने वाले थे। उसके अंदर से एक अमृत धारा फूट रही थी। इसी प्रकार कविता के लिए वो कहते हैं कि जो कविता है, कविता के अंदर क्या है कि कोई एक मतलब भाव है, उसने हमें बहुत ज्यादा द्रवित किया। लेकिन जब तक उसने द्रवित किया, जब तक वो हमारे भीतर में है, तब तक वो केवल बीज के रूप में है। जब हम उस भाव को कल्पना के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से एक कविता का रूप दे देते हैं, तो वो कविता जब समाज में जाती है, तो समाज में जो पाठक वर्ग है उसको आनंदित करती है, उसको उसको क्या करती है, उसको अलौकिक रस प्रदान करती है। ठीक है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। कि यदि कोई पेड़ है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, तो यदि आप उस फल को एक बार तोड़ लोगे तो दोबारा जो है वो फल और भी उगाते हैं उसके ऊपर। कि जितना उसको तोड़ते रहो वो कम नहीं होते हैं। ऐसे ही क्या है, कविता भी है कि जितने पाठक लोग उसका आनंद लेंगे, उसकी जो महत्ता है वो बढ़ती ही जाएगी, वो कम नहीं होगी। रक्षा रस का अक्षय पात्र, सदा का छोटा मेरा खेत चकोना। कि मेरा कविता रूपी जो खेत है वो क्या है, रस का अक्षय पात्र, अक्षय जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसके अंदर अलौकिक आनंद भरा हुआ है। जितने भी पाठक वर्ग उसको पढ़ेंगे, जितना ज्यादा उसको पढ़ा जाएगा, जितना ज्यादा उसका भावन किया जाएगा, वो कविता जो है वो उतनी ही ज्यादा जो है वो अलौकिक रस प्रदान करने वाली होगी, आनंद प्रदान करने वाली होगी। उसका कभी शरण नहीं होगा, वो कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे अभी मैंने आपको कामायनी का उदाहरण दिया, रामचरितमानस का उदाहरण दिया कि कब वो कविता जो है वो 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी रामचरितमानस, और आज भी उसी श्रद्धा के साथ, उसी भावना के साथ, उसी आनंद के साथ जो है वो लोगों में वो पूरी तरह से सुनी जाती है, गाई जाती है। ठीक है। ऐसा ही कमायनी के साथ है। ठीक है। देखिए अगला जो है, अगली छोटी सी एक कविता है, बगुलों के पंख। यहाँ पर जो कवि है वो सौंदर्य अभिव्यक्ति कर रहा है। कि यहाँ अपने मन की अभिव्यक्ति करते हुए कह रहा है कि बगुलों की एक पांत है, जो आकाश के अंदर, जो मेघों से भरा हुआ आकाश है उसके अंदर सफेद बगुलों की जो पंक्ति है वो लाइन में चल रही है, यानी कतारबद्ध रूप से चल रही है। और वो सौंदर्य कितना नयनाभिराम है, वो जो है लेखक को बहुत अपनी तरफ आकर्षित करता है। और लेखक चाहता है कि ये दृश्य यही रुक जाए और मैं इसको देखता रहूं। तो उसकी अभिव्यक्ति जो है वो लेखक ने इन पंक्तियों में की है। नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कि जो है आकाश के अंदर बादल छाए हुए हैं, काले काले, उन काले काले बादलों के अंदर जो बगुलों, सफेद, बिल्कुल सफेद बगुलों की पंक्तियां जो है वो पंक्तिबद्ध रूप में होकर के जो बगुले हैं उस आकाश में से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, मेरी आंखें जो है वो उस दृश्य को चुराना चाहती है, यानी अपने उस दृश्य को अपनी नजरों के अंदर वो बांधना चाहती है।
कजरारे बादलों की छाई नभचाया छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कि काले काले बादल है और जो है वो आकाश के अंदर जो है वो क्या कह रहे हैं, आकाश के अंदर काले काले बादल छाए हुए हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, की सांझ का समय हो चुका है, बादल जो पक्षी जो है वो अपने घरों को लौट रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उस सांझ ने ही सतेज मतलब कि तेज सहित सफेद रंग की काया धारण कर ली है, यानी ऐसा लगता है कि सफेद रंग का शरीर ही जो सांझ ने ग्रहण कर लिया है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। वो कहते हैं कि इस नयनाभिराम दृश्य ने मुझे अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है और मैं इसे देखते ही रहना चाहता हूँ। यदि किसी के वश की बात हो तो इस दृश्य को यहीं रोक दीजिए, मैं इस दृश्य का भरपूर आनंद लेना चाहता हूँ। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बधी बुकलों की पांखें। कि नभ के अंदर जो पंक्तिबद्ध रूप से बुगले जा रहे हैं सफेद रंग के, वो मेरी आंखों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। कोई उस दृश्य को मेरे लिए रोक दे। ठीक है, तो यही इसका भाव था कि जो लेखक हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य से पूरी तरह से अभिभूत हैं और उस सौंदर्य का भरपूर पान करना चाहते हैं। ठीक है, आपका जो पद्य खंड है वो समाप्त हो गया है। ये अंतिम कविता थी आपके पद्य खंड की और अब आपका जो है वो गद्य खंड शुरू हो जाता है। 6 से 7 जो है वो रचनाएं आपके गद्य खंड की हैं और उसके पश्चात हमारा आरोह भाग 2 भी समाप्त हो जाएगा और फिर हम अगली जो आपकी पुस्तक है उस पर चर्चा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कविता आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। जहां से भी प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न पर भी मैंने आपको सचेत कर दिया है। आप जो है जब इस वीडियो को देखें तो साथ साथ नोट्स बनाया करें। केवल वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। जब आप वीडियो देख रहे हैं, जहां भी मैं आपको बता रही हूं कि यहां से प्रश्न बन सकता है, तो आप जो है वो कॉपी पेन लेकर के बैठे और उस प्रश्न को नोट कर ले कि यहां से ये प्रश्न बन सकता है, यहां से ये प्रश्न बन सकता है। नोट्स बनाना आपके लिए अति आवश्यक है। अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि जब रिवीजन का समय होगा, जब पेपर आपका बहुत ज्यादा नजदीक होगा, जो पिछले 15 दिन होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी परीक्षा को पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस समय ये तो है नहीं कि आप एक एक वीडियो को खोल करके देखोगे, दोबारा दोबारा सुनोगे। उस समय जो है वो आपके हाथ से बनाए हुए नोट्स, जो आपने मुख्य चीजें अंकित कर ली हैं, वही आपके काम आएंगी और वही आपकी परीक्षा को पास करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ से मुख्य प्रश्न देखते हैं, जो भी मैं आपको नोट करवाती हूँ, उस पर तुरंत ही वीडियो को पॉज करके लिखना शुरू कर दीजिए। आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपके बहुत ज्यादा काम भी आएंगे। तो इसी सलाह के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई कक्षा के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।